आ रही है आवाज भाई? यस सर। ज्यादा तेजी आ रही है। हाँ। ओके, चलो कंटिन्यू करें। यस सर। चलिए। और भाई ऋषिक, क्या हाल है? रोशनी? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। चलते हैं। सर आज आ, 9 बजे आपकी क्लास है ना? हाँ, 9 बजे की वाली क्लास। हाँ। उसमें ये करेंगे, थर्मो शुरू करेंगे, ठीक है? ओके सर। राइट। हाँ। तो एक्चुअली केवीपीवाई में ना 11th के अलावा थोड़ा थोड़ा 12th का भी आता है, बट 11th का हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर हो जाए पार्ट, ठीक है? ओके। यस सर। ओके, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 9:30 बजे है ना क्लास को? हाँ सर, शायद उसी समय है। हाँ, नहीं, चलो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी, टेंशन की तो बात कर ली थी ना हमने। हाँ। टेंशन यानी कंस्ट्रेंट की बात कर रहे थे। आज हम लोग टेंशन, स्प्रिंग फोर्स और जीरो फोर्स, इन तीनों की बात करेंगे, और अगले क्लास में फ्रिक्शन की बात करेंगे, ठीक है भाई? ओके। यस सर। तो टेंशन में अब ये देख लो, जैसे वो हम लोगों ने कर लिया था। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जैसे लाइन ऑफ मोशन जो है ऑब्जेक्ट का, अगर स्ट्रिंग अलोंग नहीं हो तो कैसे विजुलाइज करेंगे, ठीक है? जैसे एक प्रॉब्लम के थ्रू इसको विजुलाइज करते हैं। इनफैक्ट इंटेंशन इज नॉट द प्रॉब्लम, द इंटेंशन इज द डिस्कशन जो हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे एक सिचुएशन है। इंप्रेशन बन नहीं रहा क्या? क्या हो गया? अच्छा, हो गया। देखो ये डायग्राम है, ठीक है? ऐसे मान लो एक ब्लॉक है, और दूसरा ये है, दिख रहा है क्या? ठीक है। और बी को मान लो हम नीचे खींच रहे हैं, क्या? और इस समय ये एंगल थीटा है, वो दिया हुआ दिस एंगल इज थीटा से, राइट? वी आर पुलिंग इट डाउन विद सम वेलोसिटी। ए की वेलोसिटी दी गई है v, क्या? ठीक है। तो कैन यू यस टेल सर। मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी? सर बस वी वेलोसिटी के बिना एक ही। हाँ, बी इसी स्टैंड पे बी की वेलोसिटी, थीटा भी दिया है, यानी आई एम गिवन v एंड थीटा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ सर बी? मास दिया। नहीं, बाकी कुछ नहीं, कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम है। कंस्ट्रेंट का मतलब कंडीशन, फिजिकल कंडीशन के हिसाब से आंसर देना। लॉज ऑफ मोशन लगा के आंसर नहीं देना। लॉज ऑफ मोशन तुम लगा ही नहीं पाओगे इसमें, जब तक कंडीशन ऑफ मोशन नहीं दिया जाए। तो मोशन ऑफ, कंडीशन ऑफ मोशन की ही बात करें। मतलब ए का वेलोसिटी अगर वी है तो बी का क्या है? वी कॉस थीटा। नहीं, वी बाई कॉस थीटा। होता क्या है देखो। हाँ सर, वी बाय कॉस थीटा। हाँ, मतलब आपको ये ध्यान देना कि लाइन ऑफ मोशन, स्ट्रिंग के एंड्स की वेलोसिटी अगर स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है, तो जो एंड की जो भी एक्चुअल वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट बराबर होता है, ठीक है? यानी अगर मैं वी मान लूं, इसका वेलोसिटी तो पता है ना हमको किधर होगा, बी का वेलोसिटी किधर होगा भाई? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। लेट इट बी वी, क्या? मान लिया ये वी है, क्या है? वी बी। तो इस वी का कंपोनेंट क्या है स्ट्रिंग के अलोंग? सर ये होगा वी बी कॉस थीटा। हाँ।
तो अलोंग द स्ट्रिंग दोनों एंड पे वेलोसिटी कंपोनेंट बराबर होंगे, यानी v इज इक्वल टू व्हाट, v cos थीटा। v तो हमको पता है, v हाँ क्या आ सर, गया, तो v बाय cos थीटा। समझ में आया सबको? हाँ सर, ऐसे ही किया था। तो ये v बाई cos थीटा, वो तुमने v cos थीटा कहा था आंसर। हाँ सर, वो मैंने गलती कर दी थी, मेरा मतलब करा ऐसे ही है, वो मैंने इन्वर्स करके वो कर दिया था। हाँ क्लियर है भाई, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यानी अगर स्ट्रिंग के एंड की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग ना हो तो ऐसे केस में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को बराबर करते हैं, ठीक है, ओके। यानी वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द एंड अलोंग द स्ट्रिंग विल बी सेम at all point if string passes through fixed body। लिख लो, इसका थ्योरी क्या है वो लिख लो। if string passes through fixed bodies, if the string passes through fixed bodies, लिख रहे हो? यस सर। if the string passes through fixed bodies, ठीक है, component of velocities of the ends along the string are equal। component of velocity of the ends along the string are equal, ठीक है। यानी पॉइंट बी पे अगर मैं बात करूं तो along the string क्या हो गया, वी बी cos थीटा हो गया, और पॉइंट ए पे जो भी है वी है वही वी भी है। पॉइंट ए पे तो पूरा पूरा along the string की वेलोसिटी है ना, तो वी ए इक्वल वी बी cos थीटा। आंसर क्या आया? ओके डन। यस सर। हाँ, आंसर है वी बी इक्वल टू वी बाई cos थीटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, यस सर। ऐसे सर क्वेश्चन अगर आएंगे तो बीच में कोई और बॉडी आ जाती तो नहीं होता ना सेम? नहीं, बीच में अगर कोई बॉडी आए और फिक्स बॉडी हो तो आपको भी यही होगा। ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन में पूछता हूँ और अगर फिक्स नहीं हो तो वेरिएशन आ जाएगा। कैसे आएगा मैं एक क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है भाई, दिखाऊं? फिक्स ठीक है, बॉडी जैसे पुली है ये, ऐसे ही हाँ ना? अभी दिखाता हूँ तुमको भाई, इसी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का एक प्रॉब्लम ये दिखाता हूँ। ये देखिए, देखो ये सिचुएशन है, देखो ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ 37 डिग्री, और ये मान लो दिया हुआ 53 डिग्री, ठीक है। अभी बी को मैं ऐसे खींच रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, बी का ऐसे वेलोसिटी है ना, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। क्या? 5 मीटर पर सेकेंड।
चलो 0.5 कर दो, क्या? क्या हो गया पता नहीं, किताब के अंदर दब के रह गया था ये, सुबह से ये ऐसे ही कर रहा है। बी की वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके, ए की बतानी है, बताओ। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए? ए की वेलोसिटी बताओ भाई। बता सकते हो? सेम कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है। अभी जो लाइन लिखवा है उसको ध्यान से देखो। जो लाइन लिखवाया है ना उसको ध्यान से देखो और जवाब दो। सर इसमें वो होगा 0.5 इंटू कॉस 37 अपॉन कॉस 53। यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों होगा देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा व्हाट इज द वेलोसिटी बिटवीन लाइन ऑफ स्ट्रिंग एंड बीवी, तो एंगल कितना होगा? ये गया काम से। देखो, ये स्ट्रिंग का लाइन है और ये वेलोसिटी का लाइन है। यहाँ पे एंगल पूछेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे भाई? 37 होगा वो। हाँ, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वी ए की वो तो ऐसी होगी ना। यस सर। तो वी ए का लाइन और स्ट्रिंग के बीच में क्या एंगल होगा? 53। हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा? वी कॉस 37 डिग्री इक्वल टू व्हाट? वी ए कॉस कॉस 53। 53। और बीच में स्ट्रिंग फिक्स बॉडी से पास करे, देखो ये पुली भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। ये बात हम लगाएंगे, यही लिखा आया था ना। यस सर। हाँ, तो अब वी भी हमको पता है कितना, 0.5, तो सॉल्व कर लेंगे। cos 37 बाय cos 53 एंड इट कम्स आउट टू cot 37। cot 37 मतलब क्या होता है? 4/3 ना, तो ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, नहीं? वी विल बी 4/3 हो जाएगा ना सर। 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर। हाँ, तो 0.5 को मल्टीप्लाई करो तो 2/3 आंसर है ना। क्या? एक मिनट सर। समझ आ रहा है सबको? यस सर, ये है। ठीक है ना भाई, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है? यस सर। हम्म। अच्छा, ये तो मतलब वो उसमें क्या था, ये एक तो लाइन ऑफ मोशन के अलोंग ही था, एक नहीं था तो वो लगाए। और उसमें डायरेक्टली एक ही फिक्स बॉडी था, इसमें 3 फिक्स बॉडी है, तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं, फिक्स बॉडी ये बात हम लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जानबूझ के फिक्स बॉडी लिखा, अगर कभी बीच में कोई मूविंग बॉडी आ गया तो कैसे करेंगे, उसको तुम इस कॉन्सेप्ट से देख सकते हो, ठीक है भाई। ओके, तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो, तो तुम्हारे साथ कोई कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। नॉर्मली इतनी दूर तक जा एवरेज बच्चे नहीं जा पाते। ठीक, आगे बढ़े। यस। हाँ, अब इसी में देखो, बीच का हम अगर बीच का मूवमेंट करें तो कैसे करेंगे, वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो अभी मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, ठीक है।
ठीक है, बाकी सब कुछ यही दिया हुआ, सब कुछ यही दिया हुआ है, ठीक है भाई, ओके। और वीए जो है बीच में, अब हमने एक पुली डाल दिया, मतलब ब्लॉक डाल दिया यहाँ पे, ये देखो ऐसे एक ब्लॉक है यहाँ पे, मतलब ये पुली जो है वो मूविंग है, ये मान लो सी है, सी इज कमिंग डाउन with the velocity of 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई, इज दैट क्लियर? चेंज समझ में आ रहा है ना? यस सर, समझ में आ रहा है। विजिबल टू एवरीवन? यस सर। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज, अब मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए नाउ। अब ए की क्या वेलोसिटी ये बतानी है। अब क्या वेलोसिटी है ए की ये बतानी है। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए? क्या वही होगा या अलग हो जाएगा? अलग होगा सर। हाँ, अब इसको कैसे करेंगे? अब ये अलग हो जाएगा, यानी अब मुझे बीच में अगर कोई मूवमेंट है तो उसको अकाउंट में लेना पड़ेगा। फिर इनका वेक्टर सम करके उसके इक्वल करेंगे। यानी इसमें एक तरह ध्यान देने की बात है, ध्यान दो, ठीक है। जैसे जान दो किसी भी स्ट्रिंग में, ठीक है, जिस पार्ट तक मूविंग बॉडी ना आए ना, उस पार्ट तक अलोंग द स्ट्रिंग जो वेलोसिटी है वो सेम ही होती है। एंड से लेके मूविंग बॉडी से लेके दूसरे मूविंग बॉडी तक हर पॉइंट पे अलोंग द स्ट्रिंग जो भी वेलोसिटी होगी ना वो सेम ही होगी, ठीक है। तो जैसे मैं अगर कहूँ पॉइंट बी पे अलोंग द स्ट्रिंग क्या वेलोसिटी है? 0.5। नहीं, अलोंग द स्ट्रिंग क्या है? अरे 0.5 तो बी की नेट वेलोसिटी है ना, स्ट्रिंग के हाँ अलोंग सर, क्या तो है वो? 0.5 अपॉन cos 37। 5 इंटू cos 37 ना, अलोंग द हाँ स्ट्रिंग सर, को। इनटू, सॉरी, यस सर, यस। हाँ, तो अभी मैंने बी की जगह पे इस पॉइंट को चलो बी डैश नाम दे दिया, क्या नाम दिया? बी डैश। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी डैश? बी डैश से बी तक तो ये फिक्स, अगर बी डैश से बी को एक स्ट्रिंग मान ले तो वो तो एक फिक्स बॉडी से ही पास कर रही है ना, हाँ सर, तो सेम ही रहेगी बी डैश पे भी। तो क्या होगी बी डैश की, और किधर होगी, ऊपर होगी कि नीचे होगी? बी डैश पे ऊपर होगी। कितनी होगी? तो सेम ही मैग्नीट्यूड में होगी। हाँ, और ऊपर की तरफ होगी, और कितना मैग्नीट्यूड था अभी तो निकाला तुमने? 0.5 cos 37। हाँ, cos 37 कितना होता है? 4/5, तो 0.3, 0.4 हो गया सर। हाँ, यानी ये पॉइंट की वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ, तो बी बी डैश इज 0.4, कुछ क्लियर है? राइट। यस सर। अच्छा, अब इस पॉइंट को चलो मैंने ए डैश नाम दिया, क्या? ए डैश। तो बताओ वी ए डैश क्या होगा? सर 1। वो मुझे पता नहीं, अब उसको विजुलाइज करना पड़ेगा, तुम कैसे करोगे। ये देखो ए डैश बी डैश और सी की अगर मैं बात करूं तो वो वाला कंडीशन बन रहा है 2vp इक्वल टू वी ए प्लस वीबी। इफ यू कंसीडर ए डैश बी डैश इन ब्लॉक, वो बात बन रही है 2vp इक्वल टू वी ए प्लस वीबी वाली, ये नहीं। अगर मैं ए डैश बी डैश पॉइंट को ब्लॉक मान लूं और सी को भी ब्लॉक मान लूं, तो वो मैंने तुम्हें बताया था ना, एक मूविंग पुली के साथ जो ब्लॉक की वेलोसिटी होती है कैसी होती है, वीपी 2vp इक्वल टू वी ए प्लस वीबी। हाँ सर। अगर मैं इसको, चलो ये पुली है पी नाम दे देते हैं, जो पी की वेलोसिटी वही सी की, तो वी सी आई कैन से 2vp इक्वल टू वी ए डैश प्लस वीबी डैश। समझ में आ रहा है? प्रॉपर साइन के साथ, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है तो दूसरा डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। सर अब वो किसको वी है। सॉरी, ये 2va का मतलब वीपी है सर, गलती से, है ना? यस सर। ये इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर।
ये मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था ना, पुली और ब्लॉक हो और दोनों सभी मूविंग हो तो कैसे रिलेट करते हैं। हाँ सर, जिसमें आपने बताया था टेंशन ट्वाइस वाला, वो उसी के साथ ना। हाँ हाँ, वही दूसरा, वो तो दूसरा रिजल्ट है, ये दूसरा रिजल्ट, ठीक है, हाँ वो सर। ये कंस्टेंट का रिजल्ट है। अब यहाँ पे देता हूँ वी डैश क्या है, अगर मैं किसको पॉजिटिव मानूं, अपवर्ड की डाउनवर्ड को, वो मेरे हाथ में होता है, किसी को भी पॉजिटिव निगेटिव मान सकता है। अपवर्ड को मान लेते हैं पॉजिटिव। अपवर्ड को मान लेते हैं, तो वीपी क्या है, प्लस की माइनस। माइनस। हाँ, तो रख दो। तो वी ए क्या है, मतलब वी ए डैश नहीं पता, वीबी डैश तो पता है ना, हाँ सर। कितना है। 0.4। तो बताओ वी ए डैश क्या आ गया। -2.4। हाँ, इसका मतलब क्या है, सर वो नीचे की तरफ लग रहा है। हाँ, तुमने किसको पॉजिटिव माना था, हाँ, मतलब ये नीचे की तरफ क्या आ गया, 2.4 आ गया नहीं। हाँ सर। हाँ। अब जरा ध्यान दे दो, वी ए कितना होगा फिर, ए से लेकर अगर ए डैश कंसीडर करें तो यहाँ तो 2.4 नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे वी ए कॉस 53 इक्वल टू 2.4। ये ना भाई, क्या आंसर है, 3/5, 5 से मत। ये आंसर है ना, यस सर, ये आएगा 4 मीटर। ठीक है। ठीक है जी। यस सर। तो देखो, अगर बीच में मूविंग बॉडी आएगी तो वेरिएशन आ जाएगा, कैसे आएगा समझ में आ गया, ठीक है भाई। यस सर। हाँ, तो ये हो गया, स्ट्रिंग में इस टाइप के कंस्टेंट केस बनते हैं, तो तुम कर ही लोगे। इसके अलावा एक केस आता है पिलर और वेज का। इसका पिलर और वेज का, अगर तुम एससी में भी देखोगे 2-3 क्वेश्चन है, एरोडो में भी है, पिलर और वेज का। तो इसमें क्या होता है कि उसमें जो नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं वो बराबर होते हैं, लिख लो। whenever two rigid bodies move under contact, whenever two rigid bodies move under contact, whenever two rigid bodies move under contact, component of their velocities along the normal is same. लिख लिए, whenever rigid bodies move under contact, component of their velocities along the normal is same. Is that clear? सर ये एक बार एग्जांपल से बता दो उसमें हाँ, भी ध्यान। एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा, लेकिन ये लाइन लिख लिया ना। हाँ सर, ये तो लिख तो लिया। हाँ, अब देखो, तो इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे जो फेमस प्रॉब्लम है, तुम लोगों ने शायद देखा भी होगा, ये वेज और पिलर का प्रॉब्लम है। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा, मतलब कोई भी केस में ये होल्ड करता है ऐसे। तो ये जो ऐसे एक पिलर है भाई, पिलर ना ऐसे क्लैम्प है कि पिलर इज कंस्ट्रेंट टू मूव ओनली वर्टिकली। ठीक है भाई, ये डायग्राम है, एंड वेज इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो वेज किधर मूव करेगा, अगर मूव करे तो वेज अगर मूव करेगा तो किधर मूव करेगा भाई, सर वर्टिकली। नहीं, वेज किधर मूव करेगा, अपवर्ड्स। बॉडी में गलती हो रही है, वेज किधर मूव करेगा, ये हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, वेज इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर ब्लॉक को, किधर मूव करेगा, हॉरिजॉन्टली।
तो मान लो वेज ऐसे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी को मैंने वी डब्ल्यू लिख दिया, क्या लिख दिया, ठीक है, और ये थीटा भी दिया हुआ, तो वी डब्ल्यू दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पिलर। अच्छा अगर मान लो ये ऐसे जाकर पिलर किधर जाएगा, ऊपर की नीचे, पिलर तो वर्टिकली मूव करेगा ना भाई, अगर वेज मान लो ऐसे जाएगा तो पिलर को किधर जाना पड़ेगा, ऊपर की नीचे, सर नीचे। नीचे। तो हमने इसकी वेलोसिटीज को यूं रिप्रेजेंट कर दिया, इसको वीपी नाम दे दिया। ये लेकिन पता नहीं है मुझे, वीपी बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीपी। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन है जो काफी लंबा हो जाता है, दूसरा इस स्ट्रेट फैक्ट को यूज करना कि जब भी दो बॉडी कांटेक्ट के अंदर मूव करेंगे तो नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटी बराबर होगी। अभी क्या लिखे थे पॉइंट, So whenever two rigid bodies move under contact, component along their velocities are same. कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटीज अलॉन्ग नॉर्मल आर सेम, अच्छा, component of their velocities along normal are same. The component of their velocities along normal are same. यानी नॉर्मल के हम जो वेलोसिटी कंपोनेंट लेंगे ना तो सेम हो जाएंगे। इसी के साथ सॉल्व करना है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ। कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटीज along normal are same. सर नॉर्मल कौन सी बॉडी के लिए? नॉर्मल का मतलब ये होता है, देखो परपेंडिकुलर कॉन्टेक्ट, हुआ नॉर्मल। हाँ नॉर्मल का मतलब जो दो बॉडी कॉन्टेक्ट सरफेस है ना उसके नॉर्मल, ये या कॉन्टेक्ट पॉइंट है तो पॉइंट पे नॉर्मल, ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, ठीक है, ओके Yes, समझ sir. आया। हाँ मतलब ये एंगल 90 डिग्री देते हैं। तो अब एक ही तरफ हम लोग दोनों कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वीपी तो यूं है और वी डब्ल्यू यूं है ना, क्यों भाई। Yes, sir. तो बताओ नॉर्मल के लोग वीपी का क्या कंपोनेंट है, you know this angle is theta, this is 90 degree, this is again theta, ये theta ही है ना, VP cos थीटा हो जाएगा। हाँ और वी डब्ल्यू का, ये अगर थीटा है तो ये तो 90 माइनस थीटा हो गया ना भाई। हाँ सर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन में आएगा सर ये। नहीं नहीं वी डब्ल्यू साइन थीटा आएगा ना, देखो ये 90 माइनस थीटा हो गया तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता हाँ सर। है, वीपी cos थीटा है ना, यस सर। सही है ना भाई, ये थीटा या 90 माइनस थीटा, हाँ ठीक है, ओके। तो मुझे क्या निकालना था, वीपी निकालना था, हाँ सर। वीपी क्या आ गया, ये कंक्लूजन है, बीपी इक्वल टू बी डब्ल्यू tan थीटा, ठीक है भाई, क्या कंक्लूजन है, VP is equal वेलोसिटी to ऑफ पिलर PW इज, थीटा। हाँ बस ये होगा। अच्छा सर, मैंने ले लिया ईरोडो, तो सर आप बता दो उसमें कौन कौन से नहीं करना है। अच्छा मैं वो व्हाट्सएप कर दूंगा तुमको, ठीक है, ग्रुप में डाल दूँ, ओके। वो पूरा सीट है उसका, कंप्लीट सीट है उसका। ठीक है भाई, यस। हो गया, ओके। तो ये यस कुछ सर। कंस्ट्रेंट की बातें हैं जिसको हम लोग चर्चा करते हैं, तो ये आपको जनरलाइज कर सकते हो, तब भी दो बॉडी कांटेक्ट में मूव करेंगे ना, ये बात मूव करेगी, ठीक है, ओके। इस पे एक प्रॉब्लम दूं या आगे बढ़ूं, अप्लाई कर लोगे, एक प्रॉब्लम दूं, हाँ सर, चलो एक दे दो सर। एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, चलो। देखो ये वेज है,
अब ये एंगल दिया हुआ ना 37, क्या, और ये दिया 53, ये ऐसे है। और दूसरा बॉडी ऐसे, ठीक है। तो दो पिलर है यहाँ पे, दिख रहा है। यस सर। ये फ्लोर है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है, पिलर 1 इज कमिंग डाउन विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पिलर 1 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, राइट। सर उसे कोई पुश कर रहा है? हाँ, वैसे कोई पुश कर रहा हो, मतलब वो गिवन है। पिलर 1 is coming down with the velocity of 1 meter per second. What is the velocity of pillar 2? बताओ, पिलर 1 की वेलोसिटी अगर 1 मीटर पर सेकंड है तो पिलर 2 की वेलोसिटी क्या है ये बतानी। डायग्राम दिख रहा है तुम लोगों को, बताओ। Pillar 1 is coming down with the velocity of 1 meter per second. What is the velocity of pillar 2? बताइए क्या आंसर है। एक मिनट सर। सर उसकी भी 1 है देखिए, सर। P2 नहीं की नहीं नहीं नहीं, 37 और 53 दिया हुआ ना, 1 कैसे होगा। पहले P1 को यूज करके वेज की वेलोसिटी निकालो, फिर वेज को यूज करके पिलर P2 की निकालो। अच्छा नहीं सर, 16/9 आएगी। यस करेक्ट, 16/9 इज करेक्ट, 16/9 आ जाएगा। फर्स्ट यूज P1 टू गेट द वेलोसिटी ऑफ वेज, देन यूज वेलोसिटी ऑफ वेज टू गेट वेलोसिटी ऑफ P2। ठीक है भाई, पहले P1 की वेलोसिटी यूज करके हम वेज की निकालेंगे और फिर वेज को यूज करके अगेन P2 की निकालेंगे। पहले तो सोचो, वही कॉन्सेप्ट लगाओ अभी जो बताया है, और P1 से वेज की वेलोसिटी निकाल लो। वेज किधर जाएगा, लेफ्ट की राइट। P1 अगर नीचे आ रहा है तो वेज किधर जाएगा, सर लेफ्ट जाएगा। पिलर अगर नीचे जाएगा तो वेज लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा। सर राइट जाएगा। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ वेज VW मान लो। यस सर। तो फिर VW निकालो, क्या आ रहा है। 4/3 मीटर पर सेकंड। हाँ, ये सबको क्लियर है सबको।
यस सर। मतलब P1 और वेज को यूज करके मैं पहले P1 की वेलोसिटी से वेज की वेलोसिटी निकाल लूंगा, फिर वेज और P2 को यूज करके वेज की वेलोसिटी से P2 भी निकाल लूंगा। अब वेज की वेलोसिटी हमारी आ गई Vp1 इंटू कॉस सॉरी कॉट 37 यानी 4/3। ठीक है भाई, यानी 4/3 आ गई। ठीक है, अब वेज की वेलोसिटी को यूज करके Vp2 निकाल लो, मतलब वही कॉन्सेप्ट दो बार यूज करना है यहाँ पे। पहले P1 से वेज निकालेंगे, फिर वेज से P2 निकालेंगे। ठीक है, फिर जब हम वेज से P2 निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा Vp2 इक्वल टू VW इंटू tan53 होता है 4/3। 4/3 दो बार आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट आंसर है 16/9। ठीक है, 1 इंटू cot 37 इंटू tan53 यानी tan53 का स्क्वायर यानी 16/9। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना भाई, मैं सॉल्व करूं या क्लियर है सबको? सर 16/9 से ऊपर जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। अब ऐसे वेज राइट की तरफ जाएगा, वेज राइट की तरफ जाएगा तो P2 को ऊपर धकेलेगा, नहीं? यस सर। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट में इससे बात होती है। तो ये हो गया कंस्ट्रेंट की बात। अब इसके बाद हमारे पास कुछ फोर्सेज हैं, एक स्प्रिंग फोर्स है, सीरो फोर्स है। तो अब ये स्प्रिंग फोर्स की बात कर लें क्या? स्प्रिंग फोर्स हमने डिस्कस किया था, नहीं किया था? नहीं सर, नहीं किया था। स्प्रिंग कैसा होता है भाई, बताओ? डू यू नो द स्प्रिंग? सर कॉइल्ड होता है, सर्कुलर। हाँ, क्या खासियत होती है स्प्रिंग में? सर स्प्रिंग में स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो वापस अपनी शेप पे आ जाती है। हाँ, Yes. और अगर दबा के छोड़ दे तो सर वो स्प्रिंग वापस आती है। तो वो तो छोड़ देंगे तब आएगी, मान लो हम दबा के रोके हुए तो सर दबी रहेगी। हाँ तो कुछ होगा, कुछ करेगा स्प्रिंग मेरे पे? ऑपोजिट फोर्स लगाएगा सर। कितना फोर्स लगेगा? मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट के है और हमने एक्स कंप्रेस कर रखा है तो -kx। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दो, स्प्रिंग ऐसी कॉइल शेप बॉडी होती है जो अपने लेंथ चेंज को अपोज करती है। जब आप घटाओगे तो घटाने को अपोज करेगी, और बढ़ाओगे तो बढ़ाने को, बाय प्रोड्यूसिंग रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ओके। स्प्रिंग ऐसी बॉडी है दैट अपोजेस a coil shaped body that opposes a change in its length. When you compress it, it opposes compression. When you extend it, it opposes extension. ठीक है, and the force is given. हाँ सर हम दबाते हैं तो -kx होता है और जब खींचते हैं तो kx हो जाएगा। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसमें यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूजन आ सकता है अगर तुम नहीं समझोगे बात को। माइनस ना इंडिकेटिव है ऑपोजिशन का। किसका? ऑपोजिशन। यानी आपने एंड को जिधर डिस्प्लेस किया उसको अपोज करेगा वो। यानी अगर एंड का डिस्प्लेसमेंट एक्स है ना, मूविंग एंड का डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स है तो फोर्स एक्स के अपोजिट होगा। इस बात को कहने के लिए माइनस यूज किया गया। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो तो के एक्स ही है, लेकिन वो रिस्टोरिंग है, यानी रिस्टोर का मतलब वो एक्स को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो यानी आप जब कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेशन को अपोज करेगा। जैसे मान लो हमने कंप्रेस कर दिया तो वो कंप्रेशन को अपोज करेगा। जब एक्सटेंड कर देंगे तो x की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो लिख लो, पहले इस बात को लिख लो। A spring is a coiled shaped body that opposes the change in its natural length by creating restoring force. क्या लिखे? A spring is coiled shaped body जैसे मान लो हम यहाँ ले आए तो फोर्स किधर लगेगा? ठीक है, और अगर हम यहाँ ले आए तो ये रिलैक्स पोजीशन, मतलब यहाँ ना एक्सटेंशन था ना कंप्रेशन था। ठीक है भाई, जो हम यहाँ ले आए तो फोर्स ऐसे लगा, जब यहाँ ले आए तो फोर्स दिख रहा है डायग्राम में। A spring is a coil shaped body that opposes change its length. ठीक है, the spring force is given as
ठीक है, ओके, ठीक है भाई। माइनस इज इंडिकेटिव ऑफ अपोजिंग नेचर। क्या? माइनस इज इंडिकेटिव ऑफ क्या? ऑपोजिंग नेचर। हाँ, तो जैसे ये वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे जब हम लाए हैं तो हमने एक्स का डायरेक्शन किधर है? इस वाले में, इस वाले में बताओ, इस वाले कंपैरिजन में एक्स का डायरेक्शन किधर है? इधर है एक्स का डायरेक्शन। सर क्लियर नहीं है वो डायग्राम, आप फिर से बता दो। ये डायग्राम नहीं दिख रहा है क्या तुम लोगों को? सर वो क्लियर नहीं है सर, वो लेफ्ट में भी बना हुआ है ना, तो सर समझ अरे नहीं आ नहीं, यहाँ रहा। मैंने टिक किया ना, इस वाले में, इस वाले में, इसमें। अरे अच्छा हाँ सर, सर टुवर्ड्स राइट है फिर। हाँ, और फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ, उसी तरह से जब खींच के इस वाले में आ जाओ, यहाँ ले आए तो तो सर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में और फोर्स राइट में। हाँ, समझ आ रहा है? ठीक है। Yes. हाँ, सक्षम बहुत लेट से ज्वाइन किए। ठीक है भाई, ओके। तो यही बात बता रहा है, ये माइनस साइन यही बता रहा है। माइनस साइन क्या बता रहा है? कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो एक्स के अपोजिट है, राइट? यस सर। माइनस साइन क्या बता रहा है? यानी ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये माइनस का काम बस इंडिकेटिव है डायरेक्शन का, ठीक है भाई। बाकी मैग्नीट्यूड के एक्स है, ठीक है। के को क्या बोलते हैं बताओ? व्हाट इज के? स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ, के स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये जो के है इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है भाई। के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। यही फंडा है, राइट? यस सर। हाँ, अब इसको हम लोग किसी प्रॉब्लम में जैसे यूज करें, पहले एक स्प्रिंग कांस्टेंट को यूज करने के लिए एक आसान सा प्रॉब्लम लेते हैं, फिर कुछ फंडामेंटल बातें उसकी चर्चा करेंगे। लिखो, क्वेश्चन की तरह लिखो। व्हेन ए ब्लॉक ऑफ 10 किलोग्राम is attached with a spring, the length is 110 centimeter, ठीक है। When a block of 10 kilogram is attached with the spring, the length is कितना? 110 सेंटीमीटर। हाँ, ओके, ऐसे हैंग कर रहा है। When a block of 10 kilogram hangs with the spring, the length of the spring is what? 110 centimeter, ठीक है। यस सर। ओके, when the mass is increased to 15 kilogram by नहीं 2, यानी 10 का 15 कर दिया, the new length of the spring is 115 सेंटीमीटर, ठीक है। जब मास को 15 किलोग्राम कर दिया तो नया लेंथ स्प्रिंग का कितना है? 115। हाँ, व्हाट इज द नेचुरल लेंथ एंड व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट? जी की वैल्यू 10 लेनी है, ओके लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। जी दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द थ्योरी, बताइए व्हाट इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, बताइए। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ क्या है और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, दो बातें बतानी है।
बताइए। सर उसका खुद का वेट कितना है स्प्रिंग का? अरे स्प्रिंग का वो हमेशा आइडियल स्प्रिंग को लाइट मान के चलते हैं हम लोग, मतलब अपना मास उसका इग्नोर करके चलते हैं। आइडियली हम लोग स्प्रिंग का मास नहीं लेते हैं, ओके सर। उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। आ रहा है। 1 मिनट सर। सर स्प्रिंग कांस्टेंट -1000 है। के की वैल्यू हाँ सर। माइनस नहीं आता स्प्रिंग कांस्टेंट में, माइनस तो इंडिकेटिव है ना भाई, रिस्टोरिंग नेचर का, और एक्स का अपोजिट मैग्नीट्यूड से सॉल्व करोगे ना। बताया तो इसमें माइनस साइन का क्या इंडिकेशन है, माइनस हाँ साइन का मतलब रिस्टोरिंग है, तो डायरेक्शन में उसको अकाउंट में ले लेते हैं, तो वहां इक्वेशन बनाते हुए माइनस नहीं लगाते हम लोग। तो सर सिर्फ 1000 आएगा। हाँ अब स्प्रिंग कांस्टेंट कभी नेगेटिव थोड़ी नहीं होता। हाँ ठीक है, 1000 Nm/m आएगा। देखो कैसे करेंगे इसमें, मान लो नेचुरल लेंथ कुछ तो होगा स्प्रिंग का। यस सर। अगर मैं एसआई में लूं तो देखो पहले केस में वेट कितना है, W1 इज व्हाट, 1000 न्यूटन 100 न्यूटन। हाँ W1 इज 100 N हो गया, हाँ ठीक है। और अभी मान लेते हैं एक्सटेंशन x1 है, यानी L1 इक्वल टू x1 मीटर, L1 तो x1 मीटर अगर मान लें तो x1 कितना है भाई, 1.1 माइनस L, राइट। एसआई में क्या, यस सर। इसी तरह से नेक्स्ट केस में क्या है, W2 कितना है, मेरे भाई। यस सर। डन। यार यहाँ पे x2 में नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। यस सर। अब W1 क्या है, KX1, के पता नहीं है हमको, लेकिन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 100 इजिकल टू के इंटू 1.1 माइनस L, और 150 इजिकल टू व्हाट,
के सर इंटू, सॉल्व करते समय माइनस नहीं लगाएंगे? नहीं वो तो डायरेक्शन ऑलरेडी अकाउंट में ले रहे हैं ना। देखो ब्लॉक को वेट किधर है, नीचे की तरफ, और स्प्रिंग फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ। हाँ यस सर। ठीक है, वो तो इंक्लूडेड ही है ना, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। ब्लॉक का वेट ऊपर नीचे खींच रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर खींच रहा है, तभी मैग्नीट्यूड से इक्वेट कर रहे हैं ना, तभी तो इक्वेट कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं। नहीं सर माइनस क्यों नहीं है, समझ नहीं आया। देखो माइनस का काम होता है, माइनस का कोई रोल नहीं है। माइनस इज इंडिकेटिव की फोर्स जो है एक्स को अपोज करेगा। यानी अगर ये नीचे आ रहा है मान लो एक्स, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। समझ आ तो रहा है? सर तो तो पॉजिटिव में सॉल्व करके एंड में माइनस लगा देंगे। अरे तो साइन लेना ही क्यों, तुम इक्वेशन सीधा मैग्नीट्यूड वाइज इक्वेट करो ना, माइनस प्लस के चक्कर में पड़ता क्यों है? वेट किधर है, नीचे। स्प्रिंग फोर्स किधर है, सर ऊपर। स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? सर 100 होगा पहले केस में। के एक्स। हाँ सर के एक्स है मैग्नीट्यूड। तो के एक्स इक्वल टू डब्ल्यू, खत्म। ओके सर। ठीक है ना? तो बेसिकली माइनस का रोल ये है कि स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है, बस इतना। ठीक है, क्यों? वेट को अपोज करना है ना उसको, यस। क्योंकि एक्स नीचे की तरफ है। ठीक है, नई बात समझ में आई? समझ गया सर। तो ये ध्यान दो, माइनस लेके मत चला करो इक्वेशन बनाने में। ठीक है ना, डायरेक्शन पहले विजुलाइज कर लो, उस हिसाब से देखो। ठीक है, यस नहीं आई बात? समझ गया सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ। ये माइनस जो है इंडिकेटिव ऑफ क्या है, डायरेक्शन। फॉर्मूले में माइनस यूज करने से अवॉइड करो हमेशा। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब कैसे सॉल्व करें भाई, कितने अननोन है, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। ये जो लास्ट में मैंने दो इक्वेशन लिखे, कितने अननोन है इसमें? ये जो इक्वेशन यहाँ बनाया है उसमें कितने अननोन है भाई? 2। बस, तो कैसे सॉल्व करें? मान लो एल निकालना है तो डिवाइड कर देते हैं, के तो हट ही जाएगा ना। यस सर। तो डिवाइड करके एल निकालो, देखो 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। ओके, यस सर। और फिर किसी एक इक्वेशन में एल की वैल्यू रख दो, के भी आ जाएगा। ठीक है, के हो गया 1000 Nm/m और एल हो गया 1 मीटर। ठीक है भाई, एल हो गया 1 मीटर, राइट? के क्या हो गया? डन। एल इज 1 मीटर एंड के इज 1000 Nm/m। डन। आई ना बात समझ में भाई? यस सर। यस सर। अब आता है स्प्रिंग्स इन सीरीज। लिखो, टॉपिक का नाम दो, स्प्रिंग्स इन सीरीज। नाम दिए? ठीक है, ये डायग्राम है, देखो। ओके, इसका K1 है, इसका K2 है। अभी रिलैक्स इसको एक्स खींच दिया। ठीक है भाई, ठीक है, मतलब इसको यहाँ ले आए। दिख रहा है डायग्राम? यस सर। सीरीज सीरीज का मतलब क्या है, एक के बाद स्प्रिंग लगे हुए हैं। ठीक है भाई, तो बताओ अभी एक ही खींचेगा या दोनों खींचेंगे? सर दोनों खींचेंगे। नेचुरल है। तो ये मान लो इधर खींचा तो 1 ने 2 पे किधर फोर्स लगाया? 1 2 पे किधर फोर्स लगेगा? लेफ्ट की तरफ। यस सर। और के सेकंड वाला राइट की तरफ। ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा भाई? F2 इज ग्रेटर देन F1। नहीं भाई, एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, जो 1 2 पे लगाएगा, जितना 1 2 पे लगाता उतना 2 1 पे भी लगाएगा ना। अच्छा हाँ यस। एक्शन रिएक्शन यानी स्प्रिंग्स अगर सीरीज में होंगे तो क्या होगा?
स्प्रिंग फोर्सेस आर इक्वल। ठीक है। सर एक्शन रिएक्शन होगा तो मूव ही नहीं करेगा। अरे भाई मेरे, इस पे कोई तीसरा फोर्स मूव करा रहा है ना, कोई खींच रहा है ना बाहर से इसको, तभी तो एक्सटेंड हुआ ये। यस। मैं तो इन दोनों के आपस की बात कर रहा हूँ ना, आपस में जितना 1 2 पे लगाएगा उतना 2 1 पे लगाएगा। यस सर। ठीक है। तो अब ये बताओ कि ऐसे केस में स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्प्रिंग फोर्सेस आर इक्वल। हाँ। ठीक है भाई। यस सर। ठीक है। दूसरा, अच्छा ये बताओ, अगर ये x1 खींचा और ये x2 खींचा, तो x और x1 x2 में क्या रिलेशन है? ऐसे बोल सकते हैं। मान लो ये x1 खींचा, ये x2 खींचा, तो ये n कितना खींचा? क्लियर है भाई? यस सर। यानी k1 x1 इक्वल टू k2 x2 हो गया। यस सर यही होगा। हाँ, k1 x1 इक्वल टू what? ठीक है। ठीक है। यस सर। अरे ये बताओ, जो खींच रहा है उस वो किससे कांटेक्ट में है? सेकंड स्प्रिंग। तो उस पे कौन फोर्स लगा रहा है? सेकंड ही लगा रहा है ना, उस पे क्या लग रहा है? सर मतलब जो जो लगा हाँ, रहा है उस। नहीं नहीं, जो खींच रहा है स्प्रिंग के एंड को, उस पे कौन सा स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है? सेकंड स्प्रिंग ही लगा रहा है ना, यानी कितना लगा रहा है? F2 लगा रहा है। यस सर। यानी अगर मैं इसको इक्विवेलेंट स्प्रिंग मानूं तो उस पे तो F2 ही लग रहा है ना भाई। और इन दोनों को अगर मैं सिंगल स्प्रिंग की तरह सोचूं तो टोटल एक्सटेंशन कितना है? एक्स। ठीक है। ओके। यस सर। हाँ, टोटल एक्सटेंशन एक्स है यस सर। और फोर्स कितना है? 2F1 या 2F2। अरे फोर्स तो F2 ही हुआ ना। हम क्या? अगर खींच रहे हैं एक्स, हम नहीं एक्स खींचा, हम पे तो F2 ही लग रहा है ना। हाँ सर हम पे F2 लगेगा। तो हमको क्या लगे, हमको मान लो नहीं पता कि दो स्प्रिंग है कि एक स्प्रिंग है, हम क्या बोलेंगे? हमने कितना खींचा? एक्स खींचा, हम पे कितना फोर्स लगा? F2। तो अगर मैं पूछूं के इक्विवेलेंट क्या है तो क्या बोलेंगे हम लोग? सर F2 की वैल्यू। हाँ बिल्कुल, के इक्विवेलेंट हम लोग बोलेंगे एक्स होता है, एक्स इंटू के इक्विवेलेंट इज F2। तो के इक्विवेलेंट हम लोग बोलेंगे, यानी F2 क्या हो गया? F2 इक्वल टू के इंटू एक्स। ठीक है।
ठीक है, यानी 1/ke, ध्यान देना भाई, वन बाई के ई x/f2 बोल सकते हैं। यस सर। और x क्या बोल सकते हैं? x1 प्लस x2। और f2 f1 तो बराबर है ना भाई? हाँ सर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x1/f1 प्लस x2/f2। हाँ सर, तो 1/ke इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 रहेगा। हाँ, ये प्रूव हो गया, समझ में आया? यस सर। यानी अगर स्प्रिंग में सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का ये फॉर्मूला होता है, यानी जैसे पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं ना, उसी टाइप से जोड़ देते हैं, ठीक है। यस। तो देखो ये तो रिजल्ट है, बट रिजल्ट का प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी फंडामेंटली देखो ये दो चीजों पे बेस्ड है, क्या क्या? जब स्प्रिंग सीरीज में होगा तो व्हाट विल बी द रिलेशन इन स्प्रिंग फोर्सेस? नॉर्मल एक्शन रिएक्शन तो इक्वल होंगे। हाँ, यानी स्प्रिंग फोर्सेस सेम होंगे। यस सर। दूसरा क्या, टोटल एक्सटेंशन विल बी सम ऑफ यस सर। इंडिविजुअल एक्सटेंशन। उसको यूज करके हमने ये फार्मूला निकाल लिया। अब इक्विवेलेंट निकाल लोगे ना भाई, ठीक है। यस सर। हाँ, तो कई बार तो ऐसे के इक्विवेलेंट वाली बात पूछेंगे, और कई बार इंडिविजुअल की बात भी करेंगे। फंडामेंटल अगर आता है तो तुम कर लोगे, अगर फंडामेंटल नहीं आता तो खाली तुम फार्मूला से कोशिश करोगे तो वो भी कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये यस सर। स्प्रिंग इन सीरीज का यही फंडामेंटल है, ठीक है भाई। तो जब भी स्प्रिंग सीरीज में होंगे स्प्रिंग फोर्सेस बराबर होंगे और टोटल एक्सटेंशन जो है सम ऑफ इंडिविजुअल एक्सटेंशन होगा, दैट इज द बेसिक, ठीक है। ओके, अच्छा, कैन यू आल्सो रिलेट x1 x2 विद x? क्या सर? k1 F1 x1, हाँ x1 x2 और x में क्या रिलेशन है? x1 x2 और x में का रिलेशन पूछेंगे तो बता पाओगे? सर मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ x1 x2 और x में क्या रिलेशन है, अगर x1 का x से क्या रिलेशन है, अगर ऐसा पूछें। मान लो हमको k1 पता है, k2 पता है और x पता है, पूछा जाएगा पहले वाले में क्या एक्सटेंशन है, बता पाओगे? हाँ सर, तो x माइनस x2 हो जाएगा वो। अरे भाई, मुझे x2 थोड़ी ना पता है, मुझे x पता है, k1 पता है, k2 पता है, x1 बताना है, बताओ। मतलब मुझे k1 पता है, k2 पता है और x पता है, x1 बताना है, कैसे बताएंगे? बताइए। If I know x1, if I know x2, and if I know, sorry, if I know x, I know k1, k2, I have to calculate x1, क्या आंसर है? 1 मिनट सर।
सर एक्स k1 अपॉन k1 प्लस k2 आ रहा है x2। हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट। अरे सीधी बात है यार, देखो ना, जो इंडिविजुअल एक्सटेंशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के है। तो टोटल को अगर मैं 1/k1 1/k2 में डिवाइड करूं तो क्या होगा, पहला वाला हो जाएगा k2/k1 प्लस k2 इंटू एक्स। ठीक है, आ रही बात समझ में? यस सर। ये देखो, ये यहाँ एक मैथमेटिक्स का रिजल्ट है, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं बताऊं, नहीं तो आगे बढ़ो। सर बता दीजिए। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, लेकिन बहुत यूजफुल है क्योंकि सही समय पे ध्यान नहीं आता रहता है बड़ा आसान सवाल। और रेशियो और प्रोपोर्शन तुम लोगों ने पढ़ा होगा। कभी भी आप किसी भी क्वांटिटी को अल्फा इज टू बीटा में डिवाइड करेंगे ना, मान लो एक्स है और अल्फा इज टू बीटा में डिवाइड कर रहे हैं हम एक्स को, क्या है, इफ आई डिवाइड एक्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा इज टू बीटा, ठीक है, टोटल क्वांटिटी एक्स है और एक्स को हमने अल्फा इज टू बीटा में डिवाइड किया, तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा, अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। समझ में आ रहा है? राइट। यानी अगर मैं एक्स को अल्फा इज टू बीटा में डिवाइड करूं तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा, x1 विल बी व्हाट, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है भाई, एंड x2 विल बी व्हाट, बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा x। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं इन्हीं को बीटा इज टू अल्फा में डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, यानी अगर मैं 1/अल्फा इज टू 1/बीटा 1/अल्फा इज टू 1/बीटा में डिवाइड करूं तो इसका मतलब ये होता है बीटा इज टू अल्फा। ठीक है, यस समझ आ सर। रहा है? तो अब अगर मैं पूछूंगा x1 क्या होगा तो क्या बोलोगे, सर x1 x2 का जो हमने पहले लिखा था उसके इक्वल हो जाएगा। समझ आया? तुमने एक्चुअली यही किया है। हाँ सर, मैंने बस उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके लंबे में। हाँ, नहीं तो तुमने किया गलत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर तुमको ये बात ध्यान पे रहेगी ना तो कई बार बहुत आसानी से मतलब टाइम बचा लोगे तुम। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। हाँ, यानी आप किसी भी चीज को अल्फा इनटू बीटा में डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट हो जाएगा अल्फा बाय बीटा इनटू एक्स, दूसरा पार्ट अल्फा बीटा बाय अल्फा। और उसी चीज को अगर मैं 1/अल्फा इनटू 1/बीटा में डिवाइड करूंगा तो प्रैक्टिकली इट इज डिवीजन इन टर्म्स ऑफ बीटा अल्फा, और पहला पार्ट हो गया बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स, और दूसरा पार्ट हो गया अल्फा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक्स को k1 k2 के टर्म में k1 k2 इनवर्सली डिवाइड किया ना, k1 x1 इक्वल टू k2 x2 है, यानी x1 x2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर k, नहीं, और टोटल x है, यानी x को आपने k2 इज टू k1 में डिवाइड किया। x को किसने डिवाइड किया है इस क्वेश्चन में, क्या किया है आपने, x को k2 इज टू k1 में डिवाइड किया ना भाई, समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। तो पहला पार्ट क्या हो गया, k2 बाई k1 प्लस k2 इंटू एक्स, और दूसरा पार्ट हो गया k1 बाई k1 प्लस k2 इंटू एक्स। ठीक है, यस ये सर। एक्चुअली एक मैथमेटिकल टूल है, अगर तुम ध्यान पे रखोगे तो ये एडवांटेजेस होता है पूरे फिजिक्स में, फिजिक्स में मैथ में सब जगह एडवांटेजेस होता है। तो ये एक्चुअली मैथमेटिकल टूल है दैट इज वेरी यूजफुल। हालांकि ये बड़ा सिंपल सी बात है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लोग पढ़ते हैं लेकिन सही समय पे ना हिट नहीं करता ये। ठीक है, तो टाइम अननेसेसरली किल होता है, राइट? यस सर। डन, नेक्स्ट। चलिए, तो ये बात हो गई। ओके, इसी तरह से पैरेलल में क्या होगा भाई, अगर स्प्रिंग को पैरेलल में लगा दे तो पैरेलल का मतलब होता है सभी का एक एंड एक पॉइंट से जुड़ा हो एंड दूसरा पॉइंट अनदर पॉइंट। अब इसको जैसे मान लो मूव करा दे एक्स, अब बताओ क्या होगा, अभी क्या बोलोगे, ये बड़ा आसान होता है, ये लगाएगा F1 ये F2। ठीक है, F1 क्या है, k1x, F2 क्या है, k2x। K2 तो टोटल फोर्स क्या लगा, यहाँ पे जो खींच रहा है उस पर नेट फोर्स क्या लगा भाई, F1 plus F2। सर इसमें वो k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अगर मैं ke इंटू एक्स लिखूं तो ये k1 इंटू एक्स प्लस k2 इंटू एक्स, यानी के क्या
समझ में आ रहा है? राइट। यस सर। तो स्प्रिंग्स के पैरेलल अरेंजमेंट अगर मैं खींचता हूँ तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट सम हो जाता है। ठीक है भाई, राइट। Yes, sir. हाँ, यानी के ई इक्वल टू सिग्मा के है, राइट। राइट, के ई इक्वल टू व्हाट? Equivalent spring constant is sum of the individual spring constant. Done? Done. Done? Clear है? Yes, sir. हाँ, ये बात है। ठीक है भाई। So this is the analysis. ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ये हो गया पैरेलल का कहानी, ये स्प्रिंग। ठीक है, इसके बाद एक बात होती है स्प्रिंग में, जानते हो, जैसे स्प्रिंग के एंड्स अगर फिक्स्ड हो या मास लगे हो तो स्प्रिंग फोर्स इमीडिएटली चेंज नहीं होता। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशनल पॉइंट है, लेकिन ये क्वेश्चन में आता रहता है, आईआईटी में जैसे प्रॉब्लम्स पे आते रहते हैं। लिख लो, लिखो। If the ends of spring are either fixed or joined to masses, ठीक है सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, एक मिनट रुको, अब सही है? हाँ सर, अब से आ रही है। हाँ लिखो, if the ends of spring are either fixed or joined to masses, if the ends of the spring, if the ends of a spring is either fixed or joined to क्या masses, masses, spring force do not change immediately. Spring force do not change immediately. ठीक है, स्प्रिंग फोर्स डू नॉट चेंज इमीडिएटली, तो तुरंत चेंज नहीं होता। लॉन्ग टाइम के साथ तो होगा, लेकिन तुरंत नहीं होगा। सर वो पहले ऑसिलेट करेगा। नहीं, पहले ऑसिलेट नहीं, तो इमीडिएटली वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स डू नॉट चेंज इमीडिएटली। ठीक है, with some other changes, with some other changes। ठीक है, ओके। यस सर। जैसे मैं एग्जांपल की तरह एक क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे, देखो ऐसे है, मान लो ये ना एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है, ये दूसरा ब्लॉक। ठीक है, राइट, दिख रहा है क्या? ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? दिख रहा है डायग्राम? Yes, sir. यस सर। हाँ, द सिस्टम इज लाइंग एट रेस्ट अंडर इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे पूरा सिस्टम रेस्ट पे इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, राइट। मासेस क्या क्या है? Sir, और एम। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स? क्या बता सकते हो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा?
20 m, अरे mg के टर्म बता, न्यूमेरिकली जी की वैल्यू मत दिया करो 2 यूजुअली। mg। हाँ, जब तक क्वेश्चन ऐसा न्यूमेरिकल डिमांड ना कर रहा हो, ठीक है। ओके, तो जी के टर्म में यूज, यू नो स्प्रिंग फोर्स इज 2 mg, राइट? यस सर। सबको आ रहा है समझना? Yes, sir. now the string between blocks is cut, मतलब इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है भाई। ओके, now the string between the blocks is क्या? कट। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। what is the immediate acceleration of upper block? जैसे कट किया, कट करने के तुरंत बाद अगर मैं पूछूं अपर ब्लॉक का क्या एक्सप्रेशन है तो क्या जवाब दोगे? 0। नहीं। what is the immediate acceleration of upper block? अच्छा, 1 मिनट सर। टू जी नहीं, 2 मीटर पर सेकंड। नहीं, mg होगा। नहीं, mg तो फोर्स होता है, एक्सलेशन कैसे होगा? 1 मिनट सर, 1 मिनट दे दो, बता रहा हूँ। mg जिसने कहा वो उससे को अच्छे से Sorry, सोचो sir. जरा। हैं? Yes, sir. mg कहा था ना तुमने, तुम जरा ध्यान से सोचो, तुम्हारा आंसर टेक्निकली गलत इसलिए है क्योंकि तुमने फोर्स बताया, मैं एक्सलेशन पूछ रहा हूं। Yes, sir. सर 2g होगा। नहीं, आंसर है जी अपवर्ड। अच्छा एक बार बताओ, जब हमने कट नहीं किया था तब स्प्रिंग फोर्स क्या था? 2 mg। अच्छा, ओके, तो ये बताओ जैसे मैंने स्ट्रिंग को काट दिया तो क्या स्प्रिंग के एक एंड पे क्या लगा हुआ है? एम। यस सर। दूसरे एंड पे? Sir, नहीं, स्प्रिंग के पूछ रहा हूँ, स्प्रिंग के एक एंड पे एम लगाओ, दूसरे एंड पे क्या लगा हुआ है? सर फिक्स्ड है वो। हाँ, तो क्या वो कंडीशन होल्ड करे यहाँ की? अगर हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें और स्प्रिंग के एंड्स अगर फिक्स हो या मास लगे हो तो स्प्रिंग फोर्स इमीडिएटली चेंज नहीं करता? यस सर। हाँ, स्प्रिंग का देखो, स्प्रिंग के एक एंड में मास है और दूसरे एंड में क्या लगा हुआ है? फिक्स्ड है, सपोर्ट है, ठीक है। यानी स्प्रिंग फोर्स इमीडिएटली चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, यानी अगर मैं अभी ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं नीचे वाले काटने के बाद तो ये एफबीडी है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर और अपना एमजी सर नीचे, ये आएगा वो। ठीक है भाई। स्प्रिंग फोर्स कितना ऊपर और अपना वेट नीचे, और तो नीचे का टेंशन तो खत्म हो गया ना, जैसे नीचे वाला स्ट्रिंग को काटेंगे नीचे का टेंशन तो खत्म हो गया ना भाई। Yes, यस sir. सर। अपर ब्लॉक का ये है, और स्प्रिंग फोर्स कितना है हमको पता है, कितना था? अभी इमीडिएटली चेंज होगा नहीं, कितना था? 2 mg। 2 mg। तो अब बताइए आप, इस हिसाब से क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए? जी अपवर्ड्स। हाँ, ठीक है भाई, ओके। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Answer of my question is what? What is the acceleration of the block immediately after the string between the lower blocks are cut? Answer क्या है? G upward. जी। हाँ, ये बड़ा पॉपुलर एस्पेक्ट है, पता है तुमको, इसमें वैसे आईआईटी में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एक मैं आईआईटी का क्वेश्चन अभी दूंगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. हाँ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बस, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, इसको तुम लोग करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई, इसमें जैसे हमने ऐसे डायग्राम था, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग लगे हुए हैं, ठीक है, उसके साथ एक ब्लॉक है, ठीक है भाई, ओके।
Yes, sir. ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर वन ऑफ द स्प्रिंग इज कट? एक स्प्रिंग को काट दिया, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर वन ऑफ द स्प्रिंग इज कट? सर दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल थी? हाँ आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। What is the acceleration of the block just after one of the spring is cut? बताइए। सेम कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है बिल्कुल, खाली प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट है। G/2 डाउनवर्ड्स। यस बिल्कुल सही, क्योंकि पहले दोनों स्प्रिंग बराबर थे, दोनों स्प्रिंग फोर्स, तो एक का एफ था दूसरे का भी एफ था, तो 2F = mg था। अब जिसको मैंने काट दिया वो तो तुरंत 0 हो गया, लेकिन दूसरा अनचेंज रहेगा, यानी कि मैं एफबीडी बनाऊंगा तो क्या लगेगा? यानी क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ मतलब पहले ये अगर एफ था तो ये भी एफ था, तो 2F क्या हो गया mg, यानी एफ क्या हो गया mg/2। क्लियर है ना भाई? पहले दोनों फोर्स बराबर थे तो कितने थे? 2F थे। 2F किसको बैलेंस करा था? mg को। तो F कितना आ गया? mg/2। क्लियर है भाई? Yes, sir. यस सर। नाउ आई एम कटिंग वन ऑफ द स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को मैंने काट दिया, यानी जैसे ही काटा ये हो गया 0, काटते ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो एंड्स फ्री हो जाते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं एफबीडी बनाऊं इसको काटने के बाद, तो क्या है, ऊपर का एफ तो उतना ही रहा जितना था, और नीचे mg है, तो नेट फोर्स क्या हो गया? G/2 mg/2 डाउनवर्ड। हाँ तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? mg, अगर डाउनवर्ड को पॉजिटिव माने तो mg - mg/2 by mg/2। So the answer is g/2 downward, right? आ रही बात समझ में? यस सर। ले रहे ना भाई? ठीक है, ये आईआईटी का प्रॉब्लम है, आईआईटी एडवांस का समझो, ठीक है। ओके, कैसा लगा? कर तो लिया आराम से तुम लोग? यस सर। नहीं तो देखो, मतलब आईआईटी में ना देखो, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट और दिमाग लगाने के लिए तैयार है तो कर लेंगे। एकदम रटा रटाया नहीं आएगा कि आपने एकदम जैसा किया वैसे ही आएगा, लेकिन दिमाग रहना चाहिए थोड़ा सा। इस बार का पेपर भी रिलेटिवली ऐसा था कि जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो स्कोर कर रहा है काफी, ठीक है। क्योंकि 2 बारों से काफी टफ आ रहा था, मतलब प्रॉब्लम, लेकिन 40% बहुत अच्छा स्कोर माना जाता था, लेकिन इस बार अच्छा प्रॉब्लम आया, मतलब कॉन्सेप्चुअल आया और थोड़ा आसान आया, ठीक है।